हेलो गाइस, आप सभी का स्वागत है मेरे इस यूट्यूब चैनल पे जिसका नाम है मिस्टर मैक्सर क्लासेस। और जैसा कि आपको पता है, मैंने आपको जो है एक प्रॉमिस किया है कि मैं जो 12th से रिलेटेड सेकंड टर्म में जो भी आपके एग्ज़ाम में जो भी चैप्टर्स वगैरह आ रहे हैं उसके रिगार्डिंग जो है मैं काम कर रहा हूँ। और कहीं ना कहीं जो चैप्टर मेरे यूट्यूब चैनल पे अवेलेबल नहीं है वो चैप्टर जो है पूरी क्लैरिटी के साथ आपको समझाऊंगा विदाउट एनी फीस। बस आपने क्या करना है, 1 घंटा जितने घंटे की वीडियो हो आप उसको अच्छे से पढ़ना है, अच्छे से मेरी बातों को सुनना है और जो आपको इम्पोर्टेंट लगे आप उन्हें मार्क कर लेना है। साथ साथ मैं बताता भी रहूँगा कि ये जो है आप मार्क कर लीजिए, आपके एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पॉर्टेंट है। तो इस तरीके से आपकी रिवीजन हो जाएगी विदाउट एनी कॉस्ट। आपको कोई पैसे देने की ज़रूरत नहीं है, आपको कुछ भी नहीं, बस आपने वीडियो देखना है। ठीक है, तो हम क्या स्टार्ट करें, चलिए देखते हैं हमें क्या क्या चीज़ें इस चैप्टर में पढ़ना है। जैसा कि आपको पता है कि जो चैप्टर 6 है जिसका नाम है स्टाफिंग, ये आपके सिलेबस में पूछा जा रहा है, यानी ये भी चैप्टर है। तो इसमें हमें क्या क्या पढ़ना है, कॉन्सेप्ट पढ़ेंगे, इम्पॉर्टेंस ऑफ स्टाफिंग पढ़ेंगे, ठीक है ना, और ह्यूमन रिसोर्सेज मैनेजमेंट के बारे में भी पढ़ेंगे, एचआरएम के बारे में, स्टाफिंग प्रोसेस के बारे में हम पढ़ेंगे, रिक्रूटमेंट के बारे में पढ़ेंगे, सिलेक्शन, ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट, ये सारी चीज़ें पढ़ेंगे। यानी ये सारी चीज़ें बहुत ही इम्पॉर्टेंट हैं। और जैसा कि आप सभी को पता है, क्वेश्चन बिजनेस स्टडी में डायरेक्ट नहीं पूछे जाते और ये आपको प्री बोर्ड ने बता दिया होगा कि क्वेश्चन किस तरीके से वो पूछेगा। एक क्वेश्चन ही जो था उसमें कहीं ना कहीं वो डायरेक्ट पूछा गया, बाकी सारे क्वेश्चन केस स्टडी पे पूछे गए। और केस स्टडी की खासियत यही होती है कि आप केस स्टडी जब पढ़ते हो तो आपका दिमाग डायरेक्ट, अगर मैं कहूँ कि स्टाफिंग से रिलेटेड कोई केस स्टडी आया है तो आपका माइंड डायरेक्ट स्टाफिंग की तरफ जाएगा और फिर आप उसमें पॉइंट ढूंढोगे कि ये चीज़ मैंने पढ़ा था। तो केस स्टडी करने का सबसे पहला रूल ही यही है कि पहले आपको उसकी बेसिक नॉलेज आनी चाहिए जो आप केस स्टडी के रिगार्डिंग पढ़ रहे हो, जिससे रिलेटेड चैप्टर में पूछा गया है। तो मेरा काम है पहले बेसिक चीज़ों को आपको कराना और फिर जो आपका केस स्टडी का है उसकी भी मैं एक क्लास लूँगा जिसमें सारे चैप्टर्स के केस स्टडी जो हैं उसमें डिस्कशन किए जाएंगे। चलिए देखते हैं इसमें और क्या क्या हमें पढ़ना है। सबसे पहले अगर मैं बात करूं स्टाफिंग की तो यहाँ मीनिंग लिखा हुआ है, स्टाफिंग कंसिस्ट ऑफ मैन पावर प्लानिंग, रिक्रूटमेंट, सिलेक्शन, ट्रेनिंग, कंपनसेशन, प्रमोशन, मेंटेनेंस ऑफ मैनेजरल पर्सनल। यानी पर यहाँ पे जो पर्सनल है PRSONN, यहाँ पर पर्सनल का मतलब वो पर्सनल नहीं है, यहाँ पर पर्सनल का मतलब है लेबर से बात हो रही है, श्रम की बात हो रही है यहाँ पे, यानी काम करने वाले लोग, ठीक है ना, लेबर की बात हो रही है। तो आपने ये याद रखना है कि यहाँ पे जो मैं बोल रहा हूँ कि वो जो है आपका श्रम से रिलेटेड है, ठीक है। चलिए ओके, डन है। उसके बाद तो यहाँ पे कह रहा है स्टाफिंग के अंदर क्या क्या चीज़ें शामिल हैं, जिसमें आपका है मैन पावर प्लानिंग, ये चेक किया जाएगा कि भाई काम करने की उसके पास क्षमता है। रिक्रूटमेंट, कैसे आपने भर्ती करना है लोगों को। सिलेक्शन प्रोसेस क्या होगा, आप उनको कैसे सिलेक्शन करने के बाद ट्रेनिंग कैसे दोगे। फिर उसके रिगार्डिंग कंपनसेशन क्या होगा, उसको आप प्रमोट कैसे करोगे, ठीक है ना। ये सारे मेंटेनेंस वगैरह सारे स्टाफिंग में आ जाता है, ठीक है ना। तो अगर मैं बात करूँ सिंपल से मीनिंग के बारे में, तो फाइंडिंग द राइट पर्सन फॉर द राइट जॉब, हैविंग द राइट क्वालिफिकेशन, डूइंग द राइट जॉब एट द राइट टाइम। यानी ऐसे पर्सन को ढूंढना जो कि उस काम के लिए सही है, उसकी क्वालिफिकेशन भी ठीक है। अब जैसे मैं कहूँ कि अगर मेरे को एक अकाउंटेंट के लिए लोगों की अगर मेरे को भर्ती करनी है अपनी कंपनी में, तो मैं उन लोगों की, यानी उन लोगों का इंटरव्यू लूँगा। सबसे पहले मैं अपने इंटरव्यू के उसमें लिख ही दूंगा कि कॉमर्स स्टूडेंट ही अवेलेबल है, यानी जिन्होंने कॉमर्स के रिगार्डिंग पढ़ा हो। क्योंकि आर्ट्स वालों ने अगर पढ़ा है तो अच्छी बात है, मैं उस चीज़ में नहीं कह रहा, लेकिन क्वालिफिकेशन अगर मैं डाल दूँ कि BCom, तो BA वाले तो ऑलरेडी नहीं आएंगे क्योंकि उनकी क्वालिफिकेशन से मैच नहीं कर रही है।
ठीक है ना। तो मतलब एक ऐसे इंसान को ढूंढना जो उस जॉब के काबिल हो, प्लस उसकी क्वालिफ़िकेशन ठीक हो, क्योंकि क्वालिफ़िकेशन मैटर करता है कि क्वालिफ़िकेशन कहीं ना कहीं इसमें है कि वो जो काम हम उसको दे रहे हैं उसको उससे रिलेटेड काम आ रहा है या नहीं आ रहा है। तो डूइंग द राइट जॉब एट द राइट टाइम कॉल्ड द स्टाफिंग। तो आई होप आपको इससे आइडिया लग गया होगा कि स्टाफिंग का मतलब क्या होता है, ठीक है ना। तो स्टाफिंग में क्या क्या इन्वॉल्व होता है, यानी एक ऐसे इंसान को ढूंढना जो उस काम के लिए परफेक्ट है, उसकी क्वालिफिकेशन भी ठीक है जो हमें चाहिए, तो सारी चीज़ें उसमें मेंशन है, ठीक है। चलिए अब नेक्स्ट पढ़ते हैं आगे की तरफ। आगे आपका क्या है, ये कुछ डेफिनेशन दी गई है राइटर्स की। तो खैर इतना ज़्यादा आप इस पर अभी फ़िलहाल तो ध्यान देने की ज़रूरत नहीं, क्योंकि डायरेक्ट आपसे स्टाफिंग के मीनिंग तो नहीं पूछने वाला है, बस आपको ये आइडिया लग गया कि स्टाफिंग का मतलब क्या होता है, ठीक है। ओके, अब स्टाफिंग इसमें कह रहा है इसकी क्या इम्पोर्टेंस है या हमें इसकी क्यों ज़रूरत है, इसका क्या बेनिफिट है, इसके क्या एडवांटेज है। इन चारों सवाल का सिर्फ एक ही आंसर है जो नीचे मेंशन है। तो मतलब चाहे आपसे पूछ ले इम्पोर्टेंस, ठीक है ना, चाहे आपसे इम्पोर्टेंस पूछ ले, चाहे आपसे नीड पूछ ले, चाहे आपसे बेनिफिट पूछ ले या एडवांटेज पूछ ले, इन चारों का जो आंसर है वो एक ही होगा जो नीचे मेंशन हो रखा है। तो देखते हैं क्या है। सबसे पहले फिलिंग द रोल बाय ऑब्टेनिंग कॉम्पिटेंट, यहाँ पे भी वही बात आ गई ना, पर्सनल, यानी उस इंसान को, यानी उस वर्कर या स्टाफ को ढूंढना, यानी स्टाफिंग फंक्शन इज अ नीड टू फिल द जॉब पोजीशन। There will be no use job position until these are occupied by employee through the staffing function. Only the employee are appointed to fill the vacant job. अब सपोज करो मैंने मैनेजमेंट के सारे पॉइंट पढ़े हैं, तो उन काम को कराने के लिए कहीं ना कहीं मुझे लोगों की ज़रूरत पड़ेगी, ठीक है ना। तो इसमें आपका क्या हो जाता है कि वो खाली जगह को भरना, जो हमारी फैक्ट्री, हमारी कंपनी में या हमारे फर्म में खाली पड़ी हुई उसको भरना। और वो भरेंगे कैसे, ओब्वियसली इसके रिगार्डिंग हम एडवर्टाइजमेंट करेंगे, वो आगे हम पढ़ेंगे। तो मतलब ये है कि फिलिंग द रोल बाय द ऑब्टेनिंग कंपोनेंट, ठीक है ना, यानी जो जगह खाली है कंपनी में, ऑफिस में, उसको भरना। दूसरा, प्लेसिंग द राइट पर्सन एट द राइट जॉब, यानी ऐसे इंसान की तलाश करना जो उस जॉब के काबिल हो या जॉब के लिए सही हो। तो कह रहे स्टाफिंग इंश्योर हायर परफॉर्मेंस बाय प्लेसिंग राइट पर्सन ऑन द राइट जॉब बाय प्रॉपर रिक्रूटमेंट एंड सिलेक्शन। ये नहीं कि हम किसी को, जिसका इसका एग्जांपल आप गवर्नमेंट जॉब की देख सकते हो कि गवर्नमेंट जॉब में आप ऐसे नहीं इस जो है भर्ती हो सकते हैं। पहले आपको एक रिटन एग्ज़ाम देना पड़ेगा, फिर उसके बाद MCQ हो गया, फिर आपको रिटर्न, देन उसके बाद इंटरव्यू, तो ये सारी चीज़ें प्रोसेस चलते हैं। फिर हमें एक ऐसा पर्सन मिलता है उस सभी को क्वालिफाई करके आगे आता है, तो वो इसी में शामिल है। अगला है ग्रोथ ऑफ इंटरप्राइजेज, यानी अगर आप अपनी कंपनी को बड़ा करना चाहते हैं तो कहीं ना कहीं आपको, यानी अगर आप अपनी कंपनी को बड़ा करोगे तो कंपनी जब बड़ी होगी तो आपको लोगों की भी ज़्यादा ज़रूरत होगी। तो उस लोगों को भरने के लिए, उस लोगों को भरने के लिए आपको जो है किसकी ज़रूरत होगी, स्टाफ की ज़रूरत होगी। तो इससे आपका जो है ग्रोथ भी बढ़ेगा कि पहले आपका स्टाफ 5 था, देन अब आपका स्टाफ 10 हो गया, तो इसका मतलब ग्रोथ क्या है आपका इंटरप्राइज। तो कह रहा बाय अपॉइंटिंग एफिशिएंट स्टाफिंग इंश्योर कंटिन्यूस सर्वाइवल एंड ग्रोथ द इंटरप्राइज। ऑर्गेनाइजेशन ग्रो एफर्ट द एम्प्लॉय ओनली, एम्प्लॉय के एफर्ट से ही जो है आपकी कंपनी ग्रो करेगी, और उसके लिए आपको सही एम्प्लॉय को सिलेक्शन करना पड़ेगा, ठीक है ना, जो ज़्यादा समय तक आपके कंपनी के लिए सर्वाइव कर सके, कंटिन्यू सर्वाइव। अब जैसे क्या होता है कंटिन्यू सर्वाइव, अब सपोज करो आप किसी को, एक नया एम्प्लॉय आया और आपने उसे सैलरी 10,000 आप दे रहे हो, कितनी दे रहे हो आप, 10K। अब वो बंदा 2 साल तक आपके यहाँ काम करता रहा और अभी भी आप उसे ज़्यादा से ज़्यादा 12,000 रुपये दे रहे हो। एक दूसरा आया कंपनी वाला, उसने कहा कि मैं तुझे यहाँ पे क्या जॉब कर रहा है, मैं तुझे 18,000 रुपये दूंगा स्टार्टिंग, और हर महीने तेरी सैलरी बढ़ेगी, छोड़ इस जॉब को छोड़ और मेरे पास आ जा।
तो इसका मतलब कहीं ना कहीं वो बंदा कंटिन्यूसली सर्वाइव नहीं कर पा रहा, क्योंकि आप उसकी सैलरी उस हिसाब से नहीं दे रहे हो। और वो बंदा बहुत पुराना था, अब वो बंदा अगर छोड़ के आपकी कंपनी को किसी दूसरे कंपनी के पास जाएगा तो फिर दोबारा आपको एक नए को अपॉइंट करना पड़ेगा, फिर उसे सिखाना पड़ेगा, तो आपका खर्चा ज़्यादा बढ़ जाएगा। तो यही चीज़ है कि आप अपने एम्प्लॉय का इस तरीके से ध्यान दें ताकि अगर आप उसका अच्छे से ख्याल रखोगे तो वो कंटिन्यूसली आपके कंपनी में काम करता रहेगा, सर्वाइव करता रहेगा। ठीक है, तो ये पॉइंट्स जो थे वो इससे बिलोंग करते हैं। तो आई होप आपको ये पॉइंट्स क्लियर हो गया होगा। ओके, नेक्स्ट है ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन ऑफ ह्यूमन रिसोर्सेज। बिल्कुल, थ्रू द मैन पावर प्लानिंग एंड जॉब एनालिसिस वी कैन फाइंड आउट द नंबर ऑफ एम्प्लॉय, टाइप ऑफ एम्प्लॉय रिक्वायर्ड फॉर ऑर्गेनाइजेशन। बिल्कुल, हम स्टाफिंग की थ्रू जो है हम जो हमारी किस तरीके से प्लानिंग होगी प्रॉपर, ताकि हमें ये एनालाइज कर सकें कि हमें किस टाइप के एम्प्लॉय की ज़रूरत है, ठीक है ना, हमारे ऑर्गेनाइजेशन के लिए। क्योंकि हमें अगर सही पर्सन को हम ढूंढ लेंगे तो कहीं ना कहीं हमारे पास जो ह्यूमन रिसोर्सेज हैं, अब ह्यूमन रिसोर्सेज क्या नाम है, किसे कहते हैं, तो ह्यूमन रिसोर्सेज का मतलब होता है वो सारे मैन पावर जिनका इस्तेमाल हम एक तरीके से अच्छे तरीके से कर रहे हो। ठीक है, जैसे हम रिसोर्सेज यूटिलाइजेशन का मतलब क्या होता है कि हमारे पास जो रॉ मटेरियल पड़ा है उसका अच्छे से इस्तेमाल करना रिसोर्सेज को। और ऐसे ही ह्यूमन रिसोर्सेज का मतलब है ह्यूमन को इस तरीके से, मतलब अगर हमारे पास जिस हिसाब से हमने हमारे ऑर्गेनाइजेशन के लिए स्टाफ की ज़रूरत है, एम्प्लॉय की ज़रूरत है, अगर हमने उससे रिलेटेड हमने स्टाफ को सिलेक्ट कर लिया, इसका मतलब है हम ह्यूमन रिसोर्सेज का अच्छा इस्तेमाल कर रहे हैं कि हमारे पास वो सारे क्वालिफिकेशन वाले एम्प्लॉय आए हैं जिनकी हमें नीड थी। यानी उन एम्प्लॉय को हमने शामिल नहीं किया अपने कंपनी में जिसको काम करना नहीं आता, क्योंकि हमें 1-2 साल उसको सिखाने में ही लग जाएगा। और एक जगह वो इंसान है जो एक्सपीरियंस बंदा है, जिसने पहले उस काम को कर रखा है, सीख रखा है, तो वो से हम अगर हायर करेंगे वो कहीं ना कहीं हमारे कंपनी के काम के लिए बेनिफिट रहेगा। ठीक है, तो ये कह रहा है थ्रू द मैन पावर प्लानिंग, ठीक है ना, कि किस तरीके से हमें कैसे कैसे स्टाफिंग करनी है। तो जॉब एनालिसिस वी कैन फाइंड आउट द नंबर ऑफ एम्प्लॉय, टाइप ऑफ एम्प्लॉय इन ऑर्गेनाइजेशन, देयर कैन चांस। ठीक है, उसके बाद हाँ, we can find the number of employee and the type of employee required to organization, so there is a no chance to ओवर मैनिंग एंड शॉर्टेज या अंडर यूटिलाइज। बिल्कुल, अगर हम अच्छे एम्प्लॉय की सिलेक्शन करेंगे तो कहीं ना कहीं वो बंदा अच्छे से काम करेगा, और अच्छे से काम करेगा तो आपका जो शॉर्टेज है या आपका जो कॉस्ट है वो ज़्यादा से ज़्यादा क्या कहेगा, कम आएगा। क्यों? क्योंकि अगर आप ऐसे नौसिखिए को अगर आप अपनी कंपनी में जॉब दे रहे हो, उसको कुछ आइडिया नहीं है, तो वो आपका कॉस्ट बढ़ा देगा, वो उस काम को अच्छे से नहीं कर पाएगा। और वहीं अगर आप एक एक्सपीरियंस इंसान को आपने सिलेक्शन कर लिया है, आपने ढूंढ लिया, तो कहीं ना कहीं वो आपकी कंपनी के लिए बेनिफिट साबित होगा। हेल्पिंग टू कंपीटिंग, तो आप 4-5 पॉइंट याद रखो बस, इससे ज़्यादा आपने सिर्फ ये अंडरस्टैंडिंग के लिए कि स्टाफिंग से क्या होता है। ठीक है ना, ओके। नेक्स्ट आपका आ जाता है, ये सारे पॉइंट्स आप चाहो एक बार रीड कर लेना आपके लिए, ठीक है। ये भी इसी का ही पार्ट है कि इम्प्रूविंग जॉब सेटिस्फेक्शन एंड मोरल ऑफ द एम्प्लॉय, यानी स्टाफिंग फंक्शन डज नॉट एंड ओनली अपॉइंटमेंट ऑफ एम्प्लॉय। यानी स्टाफिंग का मतलब ये नहीं होता कि सिर्फ आप एम्प्लॉय को ही जो है भर्ती कर रहे हो या अपॉइंट कर रहे हो, इट्स इंक्लूडिंग ट्रेनिंग, आपको ट्रेनिंग भी देनी है उसको। अभी हमने स्टाफिंग की सबसे स्टार्टिंग में ही हमने मीनिंग पढ़ी थी कि स्टाफिंग के अंदर सारी चीज़ें शामिल हो जाती हैं, मैन पावर, ट्रेनिंग वगैरह सारी चीज़ें उसमें शामिल हैं। एक बार आप उसे वीडियो पॉज करके आप पीछे जा सके देख सकते हो। तो इसमें प्रमोशन भी शामिल होता है, कंपनसेशन भी शामिल होता है, ये सारे शामिल होते हैं जो कि एक मोटिवेटिंग का काम करते हैं उस एम्प्लॉय के लिए। जैसे सपोज करो अगर वो अच्छा काम कर रहा है तो कहीं ना कहीं आपको उसकी सैलरी थोड़ी थोड़ी इंक्रीमेंट करनी चाहिए, क्योंकि वो आपके लिए एक अच्छा बेनिफिट साबित हो सकता है फ्यूचर के लिए। और अगर वो अच्छा काम नहीं कर रहा है तो कहीं ना कहीं उसको प्रोत्साहित अच्छे से ट्रेनिंग देनी चाहिए, ठीक है ना, ताकि वो और बेटर परफॉर्म कर सके इसमें। तो ये आपके पास तो ये कुछ इम्पॉर्टेंस ऑफ स्टाफिंग है। इसके कुछ 5 पॉइंट आप अपने तरफ से लिख सकते हो जो आपको अच्छा लगे,
जो आपके इसमें हो, ठीक है ना। ओके, तो एडवांटेज में आप देख सकते हो कि एडवांटेज में क्या लिखा है कि क्वालिफाइड पर्सन, टैलेंटेड पर्सन एंड एफिशिएंट स्टाफ अपॉइंटेड, ठीक है ना। यानी हम ऐसे स्टाफ की तलाश करते हैं जो क्वालिफाइड हो, टैलेंटेड हो और एफिशिएंट हो स्टाफ के लिए। अपॉइंटमेंट एज पर द रिक्वायरमेंट जॉब, सबसे इससे ये एडवांटेज मिल जाता है कि हमारे कंपनी में किससे रिलेटेड जॉब खाली है और उसको उसी के हिसाब से भरना। उसके बाद कह रहा है एफिशिएंसी एम्प्लॉय कंट्रीब्यूट ग्रोथ ऑफ, बिल्कुल अगर आपके पास एम्प्लॉय अच्छे हैं, अच्छे एक्सपीरियंस हैं, तो कहीं ना कहीं आपका ग्रोथ यानी आपकी कंपनी का जो ग्रोथ है वो भी बढ़ेगा। नो ओवर स्टाफिंग और अंडर स्टाफिंग इज गुड, बिल्कुल ज़्यादा एम्प्लॉय भरना भी खतरनाक है और कम स्टाफ रहना भी खतरनाक है, इसलिए बराबर बैलेंस लेके चलें। उसके बाद कह रहा है एफिशिएंट स्टाफ कैन हेल्प यू टू विन ओवर योर कॉम्पिटिटर, बिल्कुल जितने स्टाफ की आपको ज़रूरत है, अगर आपको 10 स्टाफ की ज़रूरत है और अगर आपको 10 स्टाफ मिल रहे हैं तो कहीं ना कहीं ये आपकी हेल्प करेगा उन कॉम्पिटिटर से जो आपसे बराबर वही सेम बिजनेस करते हैं, जो आपका सेम जो आपका बिजनेस है वही बिजनेस उसका भी है, तो कंपटीशन में कहीं ना कहीं आप उनके बराबर आ सकते हो कि वो आपके पास एफिशिएंसी एम्प्लॉय भी अच्छे हैं। स्टाफिंग मोटिवेट करना है एम्प्लॉय का, कहीं ना कहीं स्टाफिंग के अंदर मोटिवेट भी करना शामिल है, तो ये चीज़ हो सकता है। एंड सक्सेस अदर फंक्शन डिपेंड ऑन, तो मेरे ख्याल से 6 पॉइंट इनफ है, इतना ज़्यादा भी आपने पढ़ने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि आपके पास टाइम कम है और मैं आपको रिवीजन करा ही रहा हूँ, तो अच्छे से ही करा रहा हूँ। एक तरीके से देखा जाए मैं आपको पूरा चैप्टर ही करा रहा हूँ, तो कोई दिक्कत नहीं आएगी। चलिए नेक्स्ट आपका आ जाता है स्टाफिंग एंड ह्यूमन रिसोर्सेज का क्या लेना देना है। तो यहाँ लिखा है ह्यूमन रिसोर्सेज मैनेजमेंट इज ह्यूमन रिसोर्सेज मैनेजमेंट इज द पार्ट ऑफ मैनेजमेंट प्रोसेस विच डेवलप and manage the human element of enterprises considering their knowledge, skill, creativity, talent, potential contribution toward organizational object। यानी human resources management it is a part of management process which develop and manage the human element, ठीक है ना। तो जैसा कि हमें यहाँ नाम से ही पता चल रहा है ह्यूमन रिसोर्सेज मैनेजमेंट का मतलब एक ऐसा मैनेजमेंट जो कि किसका है, एक मैनेजमेंट का ही पार्ट है, एक मैनेजमेंट प्रोसेस का पार्ट है जिसका काम होता है फुल नॉलेज, स्किल ठीक ठाक यानी उनको प्रॉपर नॉलेज देना, स्किल सुधारना, क्रिएटिविटी है उसको ठीक करना, टैलेंट्स एंड पोटेंशियल कंट्रीब्यूशन टुवर्ड द ऑर्गेनाइजेशन ऑब्जेक्ट, जो कि ऑर्गेनाइजेशन के ऑब्जेक्ट के लिए बिल्कुल सही है, ठीक है ना। ये सारी चीज़ें इसमें क्या है, ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट इन्वॉल्व डिटरमाइनिंग दी ऑर्गेनाइजेशन नीड, बिल्कुल ह्यूमन रिसोर्सेज मैनेजमेंट में ये कह सकते हैं कि वो ऑर्गेनाइजेशन की नीड पे काम करता है कि ऑर्गेनाइजेशन का एक्चुअली में क्या ज़रूरत है, ऑर्गेनाइजेशन को किस लोग कैसे लोगों की ज़रूरत है, हम वैसे ही लोग जो है डेवलप करेंगे। डेवलप करने का मतलब यहाँ पर वही है कि उनको उसी तरीके से ट्रेनिंग देंगे, उनकी क्रिएटिविटी को सुधारेंगे। तो नीड के हिसाब से कि हमारे ऑर्गेनाइजेशन में कैसे ह्यूमन की नीड है उसी के हिसाब से हम जो है सिलेक्टिंग भी करते हैं, फिर हम उनको ट्रेनिंग भी देते हैं, देन डेवलपिंग, ठीक है ना। ये सारी चीज़ें इनमें शामिल है। तो कहीं ना कहीं कह सकते हैं कि ये एक थोड़ा सा डिपेंडेबल है ह्यूमन रिसोर्सेज का। चलिए और आगे देखते हैं, और आगे क्या है हमारा। तो कह रहा है स्टाफिंग इज अ पार्ट ऑफ, लो जी यहाँ आपको दिख रहा है ये ह्यूमन रिसोर्सेज, ये पूरा ह्यूमन रिसोर्सेज है, ये पूरा एरिया, और स्टाफिंग एज अ स्मॉल एज अ पार्ट ऑफ ह्यूमन रिसोर्सेज मैनेजमेंट। तो एक चीज़ तो हमें समझ में आ गई, HRM इज अ ग्रेटर देन स्टाफिंग बिकॉज स्टाफिंग इज अ पार्ट ऑफ ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट, कि जो स्टाफिंग है वो इसका पार्ट है। तो इसीलिए कह सकते हैं कि ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट का एक बड़ा सा रोल है, स्टाफिंग का उसका एक अंग है छोटा सा। जैसे अगर मैं कहूँ ये हैंड है और इसमें एक
उंगली का जो काम है, यानी उंगली का कंपैरिजन मैं स्टाफिंग से कर रहा हूँ, और इन पांचों जो मैं कह रहा हूँ जो बन के हाथ बना ये मैनेजमेंट है, और उसका एक पार्ट जैसे हम उंगली कह रहे हैं वो स्टाफिंग है। तो कहीं ना कहीं ये आपको समझनी ज़रूरी है कि इनमें बड़ा कौन सा है, ताकि आपको अंडरस्टैंडिंग हो सके। चलिए, अब ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट में कौन कौन सी एक्टिविटी शामिल होती है ये भी अपने को चेक करना है कि कौन कौन से ह्यूमन रिसोर्सेज मैनेजमेंट की चीज़ें शामिल होती हैं। तो सबसे पहले ह्यूमन रिसोर्स के लिए प्लानिंग की जाती है। इट्स मीन द डिटरमाइन द नंबर या टाइप ऑफ पर्सनल, यानी एम्प्लॉय, ठीक है ना, एम्प्लॉय वर्कर कुछ भी कह लो, एम्प्लॉय रिक्वायर्ड टू फिल वैकेंट जॉब पोजीशन ऑफ एन ऑर्गेनाइजेशन, के ऑर्गेनाइजेशन में हमें कैसे लोग, यानी कितने नंबर जो है हमें एम्प्लॉय की ज़रूरत है अपनी कंपनी में। एम्प्लॉइंग पीपल में हमारे क्या आ जाता है, रिक्वायरमेंट, सिलेक्शन, प्लेसिंग और पर्सनल, ठीक है ना, कि इसमें एम्प्लॉइंग पीपल में हम या तो रिक्रूटमेंट करते हैं बाहर से, सिलेक्शन करते हैं, फिर प्लेसमेंट भी प्रॉपर की जाती है, फिर कैरियर ग्रोथ किया जाता है, यानी इनको प्रॉपर ट्रेनिंग दी जाती है, डेवलपमेंट किया जाता है। ये सारा प्रोसेस है ह्यूमन रिसोर्सेज मैनेजमेंट का, कि सबसे पहले हमें ये पता होना चाहिए कितने नंबर के स्टाफ की ज़रूरत है, यानी कितने एम्प्लॉय की ज़रूरत है हमारी कंपनी में। फिर उसी के हिसाब से हम रिक्रूटमेंट करते हैं, सिलेक्शन करते हैं, प्लेसमेंट करते हैं, फिर उसके बाद हम उन्हें ट्रेनिंग देते हैं। डेवलपमेंट ट्रेनिंग हम बाद में देते हैं जब वो उसका सिलेक्शन हो जाता है। हम उस इंसान को ट्रेनिंग नहीं दे सकते जिसका भी सिलेक्शन नहीं हुआ है, क्योंकि वो तो फिर अगर ऐसा रहा तो फिर तो पूरा बंदा, हर कोई बंदा सीख के चला जाएगा और काम करेगा कुछ नहीं। तो मतलब हम सिर्फ उन्हीं लोगों को एक तरीके से जॉब पे मतलब कह सकते हैं ट्रेनिंग देते हैं जो सिलेक्ट हो चुके हैं हमारे कंपनी के लिए, ठीक है ना। इस चीज़ को आपने ध्यान में रखना है, इसलिए जो ट्रेनिंग है वो लास्ट स्टेप होता है। तो अब सारी चीज़ें हम पढ़ेंगे प्रोसेस में, टेंशन मत लो। ओके, उसके बाद है परफॉर्मेंस अप्रेजल, यानी इंक्लूडिंग फीडबैक चेक करना कैसी है। मोटिवेशन बाय ऑफरिंग फाइनेंशियल एंड नॉन फाइनेंशियल इंसेंटिव, ये भी चेक करना। कंपनसेशन प्रोवाइड कराना, ठीक है ना, ये सारी चीज़ें इसमें शायद। मोटिवेशन का मतलब है, मोटिवेशन फाइनेंशियली भी हो सकती है और नॉन फाइनेंशियली हो सकता है। फाइनेंशियली मतलब पैसों से, कि आप उसकी सैलरी बढ़ा रहे हो, यानी आपने क्या किया, उसकी सैलरी बढ़ा दी, वो हो जाता है आपका फाइनेंसिंग। और नॉन फाइनेंशियल मतलब सर्टिफिकेट प्रोवाइड करा दिया, तालियां बजवा दी, वो आपका नॉन फाइनेंशियल है। कंपनसेशन की बात हो रही है यहाँ पे, कंपनसेशन इसके अंदर आ जाता है। तो कंपनसेशन या रेम्यूनरेशन ऑफ एम्प्लॉय कीपिंग इन माइंड देयर क्वालिफिकेशन एंड अदर फैक्टर। तो रेम्यूनरेशन ऑफ एम्प्लॉय जो है उसके क्वालिफिकेशन या उसके नॉलेज के हिसाब से हम उसके पे करते हैं। तो ये कुछ सारी चीज़ें जो है वो चीज़ दी जाती है। फिर हम उसके वेलफेयर की भी बात करते हैं, प्रोवाइड सोशल सिक्योरिटी, जैसे वेलफेयर ऑफ पीपल, ठीक है ना, अच्छी कंडीशन वगैरह प्रोवाइड कराना, ये सारी चीज़ें इनमें शामिल होती है। तो कहीं ना कहीं ये सारे पॉइंट्स लिखे हुए हैं, आप चाहो इसे अपनी कॉपी में नोट कर लो। अच्छी बुक है ये पूनम गांधी, जिसमें से मैं आपको समझा रहा हूँ, तो ये पूनम गांधी की बुक है और बहुत अच्छी बुक है। आपको ये अगर आप पढ़ो तो ये भी है, बाकी और भी है, मैं ये नहीं कह रहा कि और बुक आप राइटर में अच्छी है, मैं और सारी बुक से भी पढ़ाता हूँ। तो मेरे पास जो बुक आ जाती है पीडीएफ में उसी से पढ़ा देता हूँ, क्योंकि ये मेरा पर्पस कहीं अपना नाम क्रेडिट लेने का नहीं है, कहीं ना कहीं जिनकी बुक है उनको मेरे को एक्सप्लेन करना है। तो वो सारी चीज़ें वो भी मैं आपको जो है 1 बाय 1 एक एक लाइन समझा रहा हूँ, तो आपके लिए बेनिफिट हो। तो ये कीवर्ड यहाँ जो हमने पूरी उसमें समरी में पढ़ा कि स्टाफिंग जो है यूज अ स्मॉल ऑर्गेनाइजेशन, स्टाफिंग एक छोटा सा है, और जो ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट है वो एक बड़ा कॉन्सेप्ट है, लार्ज ऑर्गेनाइजेशन हैविंग द सेपरेट डिपार्टमेंट फॉर परफॉर्मिंग स्टाफ फंक्शन। तो ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट एक तो बड़ा मैनेजमेंट है जिसके अंदर स्टाफिंग एक छोटा सा पार्ट है, इसके लिए हम सेपरेट एक डिपार्टमेंट बना दे रहे हैं, ताकि उनका काम होता है, एचआर का काम क्या होता है, इस सारी चीज़ों को देखना। तो एचआर वही होता है, ह्यूमन रिसोर्सेज को तलाशना, ठीक है ना। ओके, तो स्टाफिंग का प्रोसेस क्या है, तो स्टाफिंग के प्रोसेस में क्या क्या चीज़ें शामिल होती है एक बार देख लेते हैं, उसके बाद हम चलते हैं। तो ये कुछ प्रोसेस है
प्रोसेस में सबसे पहले, स्टाफिंग के प्रोसेस में सबसे पहला आता है एस्टिमेटिंग मैन पावर रिक्वायरमेंट, कि आपके स्टाफ यानी आपकी कंपनी में कितने लोगों की ज़रूरत है। तो स्टाफिंग का जो है सबसे मेन काम, पहला स्टेप जो होता है वो ये पता करना कि आपके पास कितने लेबरों या कितने एम्प्लॉय की ज़रूरत है। तो यही है पहला पॉइंट, स्टेपिंग द एस्टिमेटिंग मैन पावर रिक्वायरमेंट, कि आपको कितने मैन पावर की रिक्वायरमेंट है। अब आपको यहाँ पर आपको वर्ड दिखाई देंगे वर्कलोड एंड वर्कफोर्स एनालिसिस, यानी आपके पास कितना वर्कलोड है काम करने को। जैसे सपोज करो ये मैंने आपको रिक्वायरमेंट बता दिया कि हमारे पास 4 स्टाफ की ज़रूरत है, क्योंकि इसी हिसाब से वर्कलोड है, क्योंकि 4 स्टाफ खाली है। तो हम क्या करेंगे, उसी के हिसाब से एम्प्लॉयमेंट के लिए, लोगों के लिए कि हमें 4 लोगों की ज़रूरत है, क्योंकि ज़्यादा स्टाफ रहेगा तो कहीं ना कहीं दिक्कत देगा, जो कि आपको पता होना चाहिए कि ज़्यादा स्टाफ भी कंपनी के लिए बेस्ट नहीं है। क्योंकि आप यहाँ देखो कि अगर यहाँ पे लिखा हुआ है, क्योंकि बुक जो है ना ठीक ठाक है, यहाँ देखो किस तरीके से, अगर यहाँ लिखा है ओवर स्टाफिंग मोर प्ले लेस वर्क, कि ज़्यादा स्टाफ होंगे तो कहीं ना कहीं आपस में ही बात करते रहेंगे, मोर प्ले अपना ही खेलते रहेंगे, काम वाम कुछ करेंगे नहीं। वो वजह यही है कि वहाँ पे स्टाफिंग ज़्यादा है, क्योंकि आपको यही नहीं पता था कि आपको कितने लोगों को भरना है और आपका कितना काम है। तो इसीलिए पहले ये डिसाइड करना कि आपको कितना वर्कलोड है, आपके ऊपर कितना काम का बोझ है, उसी हिसाब से आप स्टाफ की रिक्वायरमेंट करना। तो ये जो चीज़ें हैं ना, ये पहला काम होता है। फिर हम दूसरे पार्ट में हम क्या करते हैं, जैसे ही हमारा ये हो जाता है, दूसरा काम होता है हमारा रिक्वायरमेंट यानी रिक्रूटमेंट। रिक्रूटमेंट मतलब रेफर टू द प्रोसेस इंक्लूडिंग द पीपल टू अप्लाई फॉर द जॉब ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है ना, ये वो प्रोसेस होता है जिसमें हम लोगों को कहते हैं कि हाँ भाई अप्लाई करो। कि हम लिख देते हैं ना, अगर अपनी कंपनी के बाहर लिख दूँ आवश्यकता है इतने लेबरों की, या ठीक है ना, तो इस हिसाब से फिर क्या करेंगे, लोग आपके पास अप्लाई करेंगे कि चलो जी इस कंपनी में जो है इतनी जॉब की वैकेंसी है। और उसमें तो आप देखते होंगे कि गवर्नमेंट भी जो है, अब हमें कैसे पता चलेगा कि गवर्नमेंट के किस सेक्शन में कितना क्या जॉब है, तो वो खुद ही अपने हिसाब से जो है नोटिफिकेशन जारी करते हैं। तो ये सारी नोटिफिकेशन इसके हिसाब से, उसकी चॉइस या उसकी क्वालिफिकेशन, सारी बातें उसमें मेंशन होती है इस रिक्रूटमेंट में। तो रिक्रूटमेंट एक छोटा नहीं है, एक बड़ा प्रोसेस है, इसमें सारी चीज़ें जो है दी जाती है, जिसमें ये देखा जाता है टाइप ऑफ एम्प्लॉय रिक्वायर्ड किस टाइप के, द मैनेजर ट्राई टू मोर एंड मोर पीपल शुड अप्लाई। देखो ज़्यादा से ज़्यादा लोग अप्लाई करने आएंगे तो हमें फिर और ज़्यादा जजमेंट करने को मिलेगा कि बेस्ट इनमें से कौन सा है। फिर हम तीसरा काम होता है हमारा सिलेक्शन का। अब सिलेक्शन जो है कैसे करते हैं, तो पहला इसमें लिखा है कि इट्स रेफर टू द चूजिंग द मोस्ट सुटेबल कैंडिडेट। यहाँ पर अप्लाई करने के लिए लोग हमारे पास आएंगे, फिर हम उनमें से क्या करेंगे, कैंडिडेट को फिल करेंगे। तो 1 बाय 1 अगर हम प्रोसेस की बात करें, पहला प्रोसेस आपको कितने लेबर की ज़रूरत है, सबसे पहले वो ढूंढिए, फिर उसके लिए आप रिक्रूटमेंट करिए, ठीक है ना, नोटिफिकेशन जारी करिए ताकि लोगों को पता चले हाँ जी हमारी कंपनी में। फिर आपके पास लोग इंटरव्यू देने आएंगे, तो फिर आप उसमें से सिलेक्शन करेंगे। ठीक है, तो सिलेक्शन पॉइंट आपको समझ में आ गया होगा। तो द सिलेक्ट द बेस्ट अमंग द अवेलेबल, बिल्कुल 100 में से 100 लोग आए मेरे पास इंटरव्यू देने, उस 100 में से बेस्ट 5 भी अगर मेरे को सिलेक्ट करना हो, तो इसका मतलब है मुझे 95 रिजेक्ट करने होंगे, यानी कि वो जो 5 है वो 95 से ऊपर टक्कर के हैं। उसके बाद कह रहा है टू मेक द सिलेक्ट कैंडिडेट रियलाइज दैट हाउ सीरियसली थिंग डन इन द ऑर्गेनाइजेशन। ये भी चेक करना कि वो हमारी ऑर्गेनाइजेशन के लिए सीरियसली काम करेगा या नहीं करना। इसीलिए आपको पता है जब इंटरव्यू दिया जाता है तो आपसे एक क्वेश्चन जरूर पूछा जाता है। वो क्वेश्चन क्या है कि आप हमारी कंपनी में क्यों ज्वाइन होना चाहते हैं। अब आप कहोगे नहीं भाई मैं तो मौज मस्ती के लिए ज्वाइन होना चाहता हूँ, मेरे को घर पे मन नहीं लग रहा, तो कहीं ना कहीं फिर आपका जो है वहाँ पे पत्ता का साफ है कि भाई ये बंदा मेरी कंपनी के लायक नहीं है, ये इसको साढ़े कहीं और रखो, ठीक है ना। तो ये सारी चीज़ें इसमें ये होता है। अगला है प्लेसमेंट एंड ओरिएंटेशन। प्लेसमेंट एंड ओरिएंटेशन का मतलब है प्लेसमेंट रेफर टू ऑक्यूपाइंग द पोस्ट बाय द कैंडिडेट फॉर विच ही इज सिलेक्टेड, ठीक है ना।
तो और आफ्टर सिलेक्शन ऑफ एम्प्लॉय ही इज़ गिवन अपॉइंटमेंट लेटर, यानी इसमें प्लेसमेंट यानी वही अपॉइंटमेंट वगैरह लेटर, और उसको बता दिया जाता है कि आपको किस पोजीशन पे काम करना है, ठीक है ना। और ओरिएंटेशन का मतलब होता है रेफर टू इंट्रोडक्शन ऑफ न्यू एम्प्लॉय टू द एग्जिस्टिंग मैन, ठीक है ना। ओरिएंटेशन का मतलब एक तरीके से है कि हमने एक मीटिंग बुला ली, मीटिंग में जितने पुराने एम्प्लॉय थे वो और जो नए आए हैं उनसे इंट्रोड्यूस कराना। और सही भी है कि लोगों को ये भी पता होना चाहिए कि ये भाई हमारे एम्प्लॉय के एक तरीके से काम कर रहा है, वरना पता चले कोई बंदा कह रहा है तू नया कैसे आया तो यहाँ काम करता है कि नहीं करता। तो इसीलिए मीटिंग कराते हैं ताकि वो एक दूसरे को जान सकें। ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट, ये सारा होने के बाद हम ट्रेनिंग देते हैं। ट्रेनिंग हम पहले नहीं देते, जब तक लोग उसको सिलेक्ट ना कर ले तब तक हम ट्रेनिंग नहीं देंगे। ओके, ट्रेनिंग देने के बाद और क्या है आपका, हाँ ये ट्रेनिंग 5वां पॉइंट है। तो ट्रेनिंग में बहुत से, ट्रेनिंग का तो एक अपना ही पॉइंट है जिसके बारे में हम, ठीक है ना, पढ़ेंगे कि ट्रेनिंग का एक अपना ही रोल है। तो 5 चीज़ें होंगी, मैंने आपको 1 बाय 1 समझा दिया। तो मैं चाहता हूँ, वीडियो थोड़ी लंबी बन गई है, आधे घंटे की हो गई है, आपको शायद बोर लग रहा होगा, इसीलिए मैं जो है आज की वीडियो यहीं पे ख़त्म करता हूँ। तो बस मैं ये लास्ट पढ़ा रहा हूँ कि ये स्टाफिंग प्रोसेस में हमने क्या किया कि एस्टिमेटिंग द मैन पावर रिक्वायरमेंट, फिर उसके बाद रिक्रूटमेंट डालना, फिर उसको सिलेक्शन करना, फिर प्लेसमेंट एंड ओरिएंटेशन अभी हमने पढ़ा, उसके बाद ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट। ये सारी चीज़ें जो हैं हम एक स्टाफिंग प्रोसेस में करते हैं। तो कोई भी चीज़ अगर आप स्टेप बाय स्टेप देखो तो भाई ये स्टेप बाय स्टेप ही चलेंगे, ये नहीं कि किसी को हम इसको हम पहले नंबर पे डाल दें, ऐसा नहीं हो सकता, या इसको पहले नंबर पे डाल दें, ऐसा नहीं। ये 5th पे है तो 5th पे ही रहेगा, ये 4th पे है तो 4th पे ही रहेगा, ये 3rd पे है तो 3rd पे रहेगा, ये 2 पे है तो 2 पे रहेगा, ये 1 पे है तो 1 पे ही रहेगा। तो ये कुछ पॉइंट्स हैं जो आपको मैंने समझाया है और आपको आई होप आपको समझ में भी आया होगा। इसके दूसरे पार्ट में मैं स्टाफिंग का उससे आगे का कहानी सुनाऊंगा, क्योंकि मेरा क्या है, मैं तो आपको करा दूंगा लेकिन मुझे पता है आप बोर हो जाओगे और आप कहोगे यार अब मैं आगे देखूँगा, आगे देखना ही नहीं है। तो इसीलिए एक पार्ट आप देखो, आपको अच्छा लगे बिल्कुल आप अपने दोस्तों में भी शेयर करो, ताकि उसके लिए भी एक बेनिफिट हो जाए कि जिसने अभी तक कुछ नहीं पढ़ा वो कम से कम इससे तो पढ़ ले, ठीक है ना। तो चलिए मिलते हैं आपसे अगली क्लास में इससे आगे के प्रोसेस के साथ। तब तक के लिए थैंक यू, और अगर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।